तुष्टीकरण की सियासत का सबसे बड़ा साधन। जी हां, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दो पुराने बयान की, जिस पर चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने 4 दिन में डॉक्टर मनमोहन सिंह के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं, जिसमें मनमोहन सिंह कहते सुनाई दे रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक, खासकर गरीब मुस्लिमों का है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बार बार चुनावी रैलियों में मनमोहन सिंह के, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस बयान का जिक्र कर रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र कर कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप मढ़ा है। लेकिन सवाल यही है कि मुसलमानों को लेकर हो रही राजनीति का असर क्या होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए जो कि पूरे बवाल की शुरुआत से जुड़ी हुई है। इन्होंने ओबीसी के हक पर डाका डाला है और अब यही काम कांग्रेस यहां बिहार में, देश के और हिस्सों में करना चाहती है। कांग्रेस के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के इन तीखे बयानों ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया और ये तपिश तब और बढ़ गई जब बिहार के अररिया से पीएम ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप मढ़ा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 15 साल पुराने मुस्लिम प्रेम वाले बयान का जिक्र कर कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के पुराने बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस पर हमला किया। लेकिन क्या वाकई पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश की संपत्तियों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस हमेशा नकारती रही है कि मनमोहन सिंह ने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन बीजेपी ने मनमोहन सिंह का 15 साल पुराना बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें मनमोहन सिंह ने क्या कहा, सुनिए। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. इससे पहले भी बीजेपी ने मनमोहन सिंह के मुस्लिम प्रेम पर एक और बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उसे भी आप सुनिए। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. साफ है, 2006 और 2009 में भी साफ कहा था कि देश की संपत्तियों में पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का है। और अब इन्हीं पुराने बयानों को पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पुराना बयान सुना और इसी बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कांग्रेस पर हमला किया, ये भी देखा। लेकिन इस पर हो रही राजनीति को लेकर जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हमने, यानी कि इंडिया न्यूज़ की टीम ने एक सर्वे कराया, जहां हमने लोगों से पूछा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पर विवाद का असर क्या होगा, आप गौर से। तो जो राय निकल कर आए
यानी कि जो पहला सवाल, देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान पर विवाद पर असर क्या होगा? 48% लोगों ने कहा कि इस बयान के बाद बीजेपी को फायदा होगा, 16% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को फायदा होगा, 34% ने कहा कि इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये सब पुराने हैं, और 2% लोग ऐसे थे जो इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट सेवियर रोड्रिक्स हैं जो कि नेता बीजेपी हैं, विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता, और हिमांशु त्रिपाठी जो कि वरिष्ठ पत्रकार। सेवियर साहब, आप ही से पूछ लेता हूं, 2024 में भी, 2019 में भी, और 2014, 2019 और 2024 तीनों ही चुनाव में ये बयान आप जनता को, देश के लोगों को सुनवाते रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद ये दिखाना है कि जो कांग्रेस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वो अभी तक सेक्युलरिज्म का सही मीनिंग इनको पता नहीं, और लोगों को जो सही मीनिंग बोलना चाहिए था वो कभी बोला नहीं गया था, एक गलत मीनिंग कहा गया था। सेक्युलरिज्म जो होता है, जो in India what we believe to be secularism is the acceptance of all religion in matters of governance, यानी कि पूरे के पूरे रिलीजन्स को आप एक मानते हैं, वो सेक्युलरिज्म इंडिया का है। बस सेक्युलरिज्म का कई सही डेफिनेशन जो होता है कि आप गवर्नेंस में किसी रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि नो रिलीजन इज एक्सेप्टेड इन मैटर्स ऑफ गवर्नेंस। उसका मतलब है कि एक कंट्री और एक कंट्री का गवर्नमेंट आपको सिर्फ एक सिटीजन की तरह देखेगा, आपके रिलीजन प्रिज्म के थ्रू नहीं देखेगा। कांग्रेस और कांग्रेस के ऑपोजिशन पार्टीज इतने सालों से अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप सुन भी रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या कह रहा है कि मुसलमानों को पहला हक है। मुसलमानों को पहला हक क्यों होना चाहिए? पहला हक भारतीय लोगों को होना चाहिए। जो वो गरीब भी है वो आप, ये बड़ी बात आपने कही है, ये आपने बड़ी बात कही है विजय कौशिक साहब। अगर सेवियो साहब कह रहे हैं कि पहला हक मुस्लिमों का क्यों है, पहला हक तो गरीब का होना चाहिए। गरीब अगर मुस्लिम है तो गरीब हिंदू भी है। देखिए, पहली बात ये सुन लीजिए, आपके चैनल द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि संपत्तियों पर पहला हक, तो संपत्ति नहीं कहा था, संसाधन कहा था। दूसरी बात, नहीं, हमने संसाधन चलाया है, हमने संसाधन भी चलाया है। और आप गौर से सुनिए, हमने उनको दोनों बयान सुना दिए, दो बयान उन्होंने दिए। पहला बयान जिसमें बवाल हुआ, उसके बाद उन्होंने सफाई दी, वो भी बयान हमने सुनवाया। ये सब मोदी जी का फर्जीवाड़ा है, ये वीडियो फर्जी है, ड्रामा है मोदी सरकार का। मतलब ये वीडियो फर्जी है, अभी हाल नहीं है? सुनिए, अभी सुन लीजिए पहले मेरी बात। नहीं, पहले बताइए ये वीडियो असली है कि फर्जी है? मैंने आपको बोला है पहले मेरी कांग्रेस कभी पढ़ती नहीं आता। विजय कौशिक साहब, सेवियर साहब, एक मिनट। विजय कौशिक साहब, ये जो वीडियो हमने सुनाए हैं, मनमोहन सिंह के बयान सुनाए, ये फर्जी है असली है? पहले आप ये बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, निश्चित हमारे चैनल पर जो बयान चले हैं वो फर्जी हैं या असली हैं, ये बता दीजिए। सुनिए, हम इसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, हमने जो अपने चैनल पर अभी आपने सुना, मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि एक बार दोबारा से सुनवाएं। मनमोहन सिंह जी की आवाज को पहचान सकते हैं, वीडियो को पहचान सकते हैं। ये बयान विजय जी असली है नकली, पहले बता दीजिए। आप बाद में बातें करेंगे, पहले ये बता दीजिए। जब तक जांच नहीं होगी, ये बयान असली है कि नकली? विजय जी जी, ये बयान मेरी बात दोनों दिखाए जो मैं कह रहा हूं। सुनिए, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चीख कर कहा है कि मनमोहन सिंह जी ने जो नीतियां बनाई थी वो देश के हित में इतनी अच्छी बनाई थी कि हमें उन्हें बता दीजिए कि जो मनमोहन सिंह बोला था वो गलत है या सही है? सरकार की तारीफ की, ये वीडियो नकली है की तारीफ नकली नहीं है? तो मुझे बताइए। आप घुमा के बात मत करो, राहुल गांधी की तरह बात मत करो, सीधे पॉइंट पर आ जाओ। कांग्रेस ने सीधे पॉइंट पे आ जाओ। नहीं किया जो मनमोहन सिंह ने कहा। विजय जी, सेवियो साहब ये कह रहे हैं, सेवियो साहब ये कह रहे हैं कि तू इधर उधर की बात मत कर, बता ये काफिला लुटा क्यों? मैं लुटा इसलिए क्योंकि मोदी जी की बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। देश को बेरोजगारी के चरम पर पहुंचाने वाले क्या प्रॉब्लम है हरियाणा के युवाओं को इजराइल हिंदू के मुंह पे राम राम होने में क्या प्रॉब्लम है आपका? देश क्या प्रॉब्लम है? हिंदू के मुंह में राम राम होने में क्या प्रॉब्लम है? करने वाले हो?
बता लेकिन दीजिए मोदी कि जी वो वीडियो सही है या गलत। देखिए सीबीओ साहब विजय कौशिक साहब से पूछ रहे हैं, विजय कौशिक साहब उनका जवाब ना देते हुए वो अपनी बात कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं। यही कलाकारी है राजनीति की। एक और सवाल सर्वे का, वो सवाल क्या है? सवाल है कि क्या कांग्रेस के कार्यकाल में मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियां बनाई जाती थी? हाँ कहने वाले लोगों की राय 64%, 34% लोगों ने कहा कि नहीं बनाई जाती थी और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हिमांशु त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जो कांग्रेस का शासन था, मुस्लिम तुष्टीकरण शिखर पर था उस समय। और वही बात जो पहले हमने बोली थी कि हर जगह इफ्तार पार्टियां होती थी, सब कुछ होता था। और मनमोहन जी ने जिस तरह से बात कही है, ये कांग्रेस के तमाम जो नेता है, तमाम जगह जो जिनके भाषण रिकॉर्ड में नहीं आ पाए हैं, वो लोग भी चुनाव के वक्त भी बोला करते थे, क्योंकि उनके निशाने पर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक था। तो अब जो है ये बार बार बीजेपी इसीलिए कहती है कि एहसास दिलाती है। अगर मनमोहन सिंह ने जो कहा है, यानी कांग्रेस की जो नीति थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, तो इस हिसाब से तो कोरोना काल में राशन पे पहला हक मुसलमानों का था। तो ऐसे में तो तमाम गरीब जो है, जो हिंदू है या ईसाई है, सिख है, उसको किसके भरोसे छोड़ दिया जाता? वो तो आज इस दुनिया में शायद होता ही नहीं अगर कांग्रेस की नीतियां चलती। लेकिन ये तो कहिए कि उनकी बात अमल में नहीं लाई गई। और नीति जो संसाधन है देश के, उनमें गरीबों का हक है। और जो राशन बटा है पूरे कोरोना काल में, उसमें न हिंदू देखा गया, न मुसलमान देखा गया, न ईसाई, न सिख, जो भी जरूरतमंद थे सबको राशन मिला। तो लेकिन राजनीति में तो हिमांशु त्रिपाठी साहब ये देखना बहुत जरूरी है ना कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक संकेत तो आजकल इसी के भरोसे चल रहे हैं। सर्वे का तीसरा सवाल हम ले लेते हैं। सर्वे का तीसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण, आपके पास आता हूं सेवियो साहब। तीसरा सवाल है कि ओबीसी के शैतानों का खात्मा जैसे बयानों से चुनाव में किसको फायदा पहुंच रहा है? 4% लोगों ने कहा AIMIM को, 52% लोगों ने कहा कि साहब बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है, और 20% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को फायदा पहुंच रहा है, 12% लोगों ने क्षेत्रीय दलों को फायदा पहुंच रहा है, और 12% लोग ऐसे थे जो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। अब हम विजय कौशिक साहब के पास चलेंगे। मैं सीवीओ साहब आपके पास आता हूं। कौशिक साहब एक बात बताइए, ये असदुद्दीन ओवैसी बयान तो अल्पसंख्यक के हितों को लेकर दे रहे हैं, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा आपको पहुंचा रहे हैं। ये खेला समझ में नहीं आ रहा है। खेला बड़ा आसान है समझना। ओवैसी जो है बीजेपी के एजेंट हैं। वो जितना हिंदुओं को गाली देंगे, जितना हिंदुओं के लिए कहेंगे, या जितना मुसलमानों को भड़काएंगे, उतना हिंदुओं में एक रोष पनपेगा और उसका फायदा बीजेपी लेगी। बीजेपी क्या कैसे वोट लेती है? डरा कर वोट लेती है। मोदी जी कैसे डरा रहे हैं? बहनों के मंगलसूत्र छिन जाएंगे। अरे कोरोना की फर्जी वैक्सीन लगवाकर लाखों लोगों का मारकर उनकी महिलाओं के मंगलसूत्र किसने छीने? मोदी सरकार ने छीने। ये ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह से उन्होंने आधार पूनावाला की कंपनी से चंदा लिया। तो ये तो सेवियो साहब बताएंगे। सेवियो साहब, वहां पे हिंदू औरतों को बता दीजिए, देश को बता दीजिए ना, संदेश खाली में क्या हुआ था? विजय कौशिक जी, आप चुप क्यों है? बंगाल में जो हो रहा है वो बता दीजिए। बर्खास्त क्यों नहीं किया? बता दीजिए क्या हो रहा है? संदेश खाली में क्या हुआ था? बंगाल में इलेक्शन के बाद क्या हुआ था? राष्ट्रपति शासन लगाया पश्चिम बंगाल में, और जब पूर्व राज्यपाल आपका अलायंस पार्टनर है, आप जुड़ा है लोगों के साथ। जो आपका इंडिया अलायंस का पार्टनर है, आपने अभी तक कुछ बोला नहीं गया वहाँ पे। जब बंगाल में का रेप हुआ गया था, आप चुप रहे थे। आपका राहुल गांधी का चलिए साहब, चलिए शमशुल हसन साहब जो हैं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशुल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हसन साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही है, 2014 के पहले अलग थी, 2014 के बाद कुछ अलग संकेत निकल कर आ रहे हैं। 2014 में भी कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था कि साहब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी बयान दिए, बयान ये भी दिया कि साहब जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों पर पहला हक अगर किसी का है तो गरीब मुस्लिमों का है, जिसका फायदा अब बीजेपी अपने चुनावी भाषणों में ले रही है। आपका क्या कहना है इस मसले पर? देखिए साहब, कभी भी मैं तो ये देख रहा हूँ क्या हम लोग पुराने जो है वो कांग्रेसी रहे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे
हम जो है वाजपेयी जी के कनेक्शन में आए और उसके बाद हम लोग वाजपेयी जी के हो गए और उनके बड़े जबरदस्त सपोर्टर रहे। और आज भी हमारे दिल में वाजपेयी की का बड़ा एहतराम है। हम लोग जो है वो बहुत मानते हैं, इसलिए कि वो लखनऊ तहजीब से वाकिफ थे और वो पहचानते थे कि वफादार कौन है और बेवफा कौन है। हम लोगों ने बेवफाई नहीं की है कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी पॉलिसी अख्तियार की है कि जिसकी वजह से हम लोगों को जो है वो उनका साथ छोड़ना पड़ा। और तुष्टीकरण की बात है तो आज तक किसी ने किसी का कोई तुष्टीकरण आज तक किया नहीं, चाहे वाजपेयी जी की पार्टी हो और उस खास तौर से ये बीजेपी ने तो बहुत ही नुकसान किया। और फिर हम लोग बाद में पछताने लगे कि हम लोगों ने क्यों ये पार्टी जो है वो उसका सपोर्ट किया। इससे पहले हमारे बड़े बड़े जो है वो रिलीजियस लीडर, खासतौर से अली नासिर सईद, आगा रूही, ये जो थे इंदिरा गांधी जी के नाक के बाल थे, उन्होंने छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन हमको शायद धोखे के और कुछ नहीं मिला। और तुष्टीकरण की बात है, ये सब जो है वो खाली बहाना है। तुष्टीकरण तो किसी का हुआ ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम तो तुष्टीकरण की पॉलिसी अपना रहे हैं। तुष्टीकरण की कोई पॉलिसी जो है वो खास तौर से मुस्लिम्स में शिया कम्युनिटी के साथ कोई नहीं है। सबने जो है शिया कम्युनिटी को पीछे छोड़ा है। हालांकि इस कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स पाए गए। पहले इनकी जगह थी पॉलिटिक्स में, लेकिन अब तो कहीं भी पॉलिटिक्स में इनकी कोई जगह नहीं रह गई, ना इनका कोई सुनता। अब तो इतने सारे आरोप लगा दिए कांग्रेस के ऊपर कि वो भी अब आपको अपनाने में डरेगी। वो भी समझ में आएगी कि अगर हमने किसी को चुना या संकेत देने की कोशिश की तो बच्चों को वोट बैंक है वो भी ना चला जाए। सर्वे का चौथा सवाल, हिंदू मुस्लिम वाले राजनीतिक बयानों पर चुनाव आयोग को क्या एक्शन लेना चाहिए? 14% लोगों ने कहा प्रचार अभियान रोका जाना चाहिए, 13% लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ने से रोकें और 65% लोगों ने कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई हो। 8% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इनमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुना। त्रिपाठी जी मेरे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, जो हसन साहब हैं इस्लाम में के स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि साहब पहले हम कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस की नीतियों से हम परेशान हुए तो वाजपेयी जी के साथ आ गए और वाजपेयी जी के साथ हम और हमारे तमाम साथी जितने भी थे वो आ गए। बाद में पता चला कि हमको यहाँ से भी धोखा मिला है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की। हसन साहब कह रहे हैं कि साहब हम वहाँ पर भी परेशान हो गए और बीजेपी में भी परेशान हो गए। अब ये खेला क्या है? ये पूरा विशुद्ध रूप से राजनीति का खेला है। और जो साहब बोल रहे हैं कि लखनऊ वाली बात, लखनऊ में सियाओं का जुलूस जो है वो निकलने नहीं देते थे सुन्नी संप्रदाय के लोग, और इसको जो है बड़ी मुश्किलों से जो है बीजेपी के उसमें जो है निकाला गया जुलूस। ये तो ये अटल जी बेमिसाल नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं। तमाम प्रयास उन्होंने किए कि देश में जो है शांति बनी रहे और सब कुछ ठीक ठाक रहे। लेकिन उसके पहले जो जितनी सत्ता थी कांग्रेस की, जब ये कांग्रेस के साथ थे हसन साहब, तो उस समय कांग्रेस क्या किया करती थी इसको भी इन्हें याद रखना चाहिए। और कितना आप सोचिए कि मुझे पूरी तरह से अच्छे से याद है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से ना वो केदारनाथ जाता था, ना अमरनाथ में जाता था, ना किसी बड़े मंदिर में जाता था। वो चुपके से पूजा कर आता था और जब इफ्तार पार्टी करता था तो डंके की चोट पर इफ्तार पार्टी करता था और सर पर टोपी लगाए बड़े शान से फोटो खिंचवाया करता था। तो तुष्टीकरण तब हुआ करता था जब ये समीकरण बना करता था। तो अब उस समय की बात आप याद करिए तो तमाम लोग अपने घरों के अंदर कमरों में एक स्टिकर लगाते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यानी ये कहने की नौबत कैसे आ गई कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मतलब कि इतना ज्यादा तुष्टीकरण था कि गेट के बाहर भी वो स्टिकर नहीं लगता था, कमरों के अंदर स्टिकर लगता था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति धीरे धीरे जब खत्म हुई तो इनको अब ये तकलीफ होने लगी और दलों को कि अब आखिर हमारा वो किला ध्वस्त हो गया, यमुनाई समीकरण तहस नहस हो गया। तो इसके अलावा ओवैसी की भी एंट्री हो गई जोरदार। हर चुनाव में उत्तर प्रदेश बिहार में वो तहलका मचाने के लिए आ जाते हैं और निश्चित रूप से इनको इस बात का दर्द है कि वोट कटता है लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति रहती है ओवैसी की भी। तो ये तुष्टीकरण ओवैसी करते हैं या और कोई करता है, ये बताएं। कांग्रेस पहले किया करती थी। ये हसन साहब से पूछते हैं, हसन साहब तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? ओबीसी कर रहा है, बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, क्या स्थिति क्या है?
देखिए साहब, कोई तुष्टीकरण कोई नहीं कर रहा है। ये एक फर्जी जो है वो क्या नाम है, सोच है। तुष्टीकरण कोई नहीं कर रहा है, और तुष्टीकरण, मुसलमानों को तुष्टीकरण की जरूरत भी नहीं है। यह जबरदस्ती इल्जाम है कि तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी आपको हक दिलवा देंगे। असदुद्दीन ओवैसी आपके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपको मुकाम तक पहुंचा देंगे। वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। अच्छा, वो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की बी टीम है वो। उनका कोई इम्पैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी पे नहीं है, खासतौर से शिया कम्युनिटी पे। नहीं, कांग्रेस कहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। हम तो कह रहे हैं शिया कम्युनिटी पर किसी का कोई जो है वो मेहरबानी नहीं है। सब अपनी मेहरबानी के लिए जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है। सीधू साहब, शिया कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी जो है वो उससे पॉलिटिक्स से इसीलिए दूर रहती है कि उसको जरूरत भी नहीं है किसी की तुष्टीकरण की। वो अपने जो है वो एजुकेशन के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर जिंदा है और जिंदा रहेगी। और हमेशा आप बताइए क्या कम्युनिटी का जुलूस लखनऊ में निकल पाता था पहले कांग्रेस के शासन में? मिलकर के इस देश में रहेंगे। नहीं, आजकल तो पसमंदा मुसलमानों की भी बहुत चिंता है साहब, देश के प्रधानमंत्री को, सरकार को। ये सब किसी को चिंता नहीं है, सबको अपने अपने वोट की बात कर रहा है, कोई चिंता नहीं है। हम तो अपने को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो खास तौर से अब अपने देश में रहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम छोटे बड़े हर एक से मिलजुल के रहते हैं और सबका साथ है हमारा। हमें किसी पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं, हम पॉलिटिक्स करते ना, हमें पसंद है। हम तो चाहते हैं, हमेशा हमारा बिहेवियर ये रहा है और हमसे जो है वो ना हिंदू जो है वो को परेशानी है। सेवियो साहब, हसन साहब कह रहे हैं कि आपको शिया सुनने की चिंता नहीं, आप पसमंदा को बेमतलब में लपेट रहे हैं। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, आप जरा सुनिए, थोड़ा अपना कान में बताइए सुनिए। एक स्टैटिस्टिक्स आपको देता हूँ। अगर आप नेशनल माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो लोन्स है जो माइनॉरिटीज को दिया जाता है, जो यूपीए का समय था, उस समय का लोन्स था 2032 करोड़ के आसपास। नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में माइनॉरिटीज के लिए जो 85% के जो माइनॉरिटीज लोन डिसबर्समेंट का था वो औरत को गया था, वो 6,530 करोड़ था। 289% का जंप। तो नरेंद्र ये बड़ी बात है, क्योंकि आंकड़ों की बात कर रहे हैं विजय साहब, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, समय बहुत खत्म हो गया, फिर दोबारा से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का। चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे थे कि आखिर मुस्लिमों के इर्द गिर्द देश की राजनीति क्यों घूमती है और देश के लोगों की राय क्या रही, वो भी हमने आपको बताई। अब आपको हम बताते हैं कल की खबरें आज। पहली खबर, कल गोवा दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बास्को शहर में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकस में भी चुनाव के लिए तटीय राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली रैली होगी और इस दौरान गोवा के सीएम भी रहेंगे मौजूद। कल गुजरात में हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 4 चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह की पहली जनसभा राजकोट के जामकंडोरणा में होगी। यहां बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के लिए शाह वोट मांगेंगे। इसके बाद भरूच में खंडोली में विजय संकल्प सभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री। कल महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। मध्य महाराष्ट्र में लातूर जिले की एक चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। करीब दोपहर 3 बजे प्रियंका की यह जनसभा होगी। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर शिवाजी कालंगे के लिए वो वोट मांगेंगी। महाविकास अघाड़ी के नेताओं के प्रियंका की रैली में सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कल आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। लखनऊ सुपर जॉयंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक आईपीएल में 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें लखनऊ का 1 मैच में जीत मिली है और राजस्थान को 3 मुकाबले में अपना नाम किया।
तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।